चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग अभ्यास 3 को हल करने वाले हैं। ठीक है, अभ्यास 3 ही हल करेंगे। हम लोग का चैप्टर 3 का नाम है पूर्णांक। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक की संकल्पना। ठीक है, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या पूर्णांक का निरूपण, बोर्डमास नियम। ठीक है, चलिए तो हम लोग ना आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास अभ्यास 3 है। ठीक है, इसी को हम लोग हल करेंगे आज। तो चलिए, इसको हल करने से पहले ना, पहले जो भी चीज़ इससे पहले जो हम लोग को दिया गया है, इस सब को हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सबको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने दिया हुआ है भूमिका। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या तथा इनका योग, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं के नियम सीख लिया। देखिए, हम प्राकृतिक संख्या में जानते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या में आता है साथ में जीरो भी आ जाता है, और जीरो पर क्या हो जाता है, जीरो ले लेते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या रहती है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या हम जान गए कि 0 1 2 3 ये सब होता है और अनंत तक चले जाते हैं, ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तथा इन संख्याओं का जो भी था जोड़, घटाना, संवरक, प्रगुण था, हम लोगों ने सीखा, साहचर्य, प्रगुण सीखा। ठीक है, इसी प्रकार जो भी था हमने सीखा। इस पर गुणा भाग की संक्रियाओं का नियम सीख लिया। छोटी दिया हुआ है, छोटी पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाने की आवश्यकता पड़ने के कारण पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया गया। ठीक है, इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 के मतलब यह, इन्हीं सब संख्याओं को, धनात्मक सभी संख्याओं को, इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है ना। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यह बोल रहा है ना कि संगत ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ धन 1 हुआ तो ऋण 1, फिर यहाँ धन मतलब 2 है तो यहाँ पे धन ऋण 3। ठीक है, इसी मतलब ऋण 2। ठीक है, और धन 3 तो ऋण 3। इसी तरह मतलब संगत नई संख्याएं बन गई। ठीक है, इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाया। ठीक है, इस इकाई में पूर्णांकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि मतलब यह तो है धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या किस प्रकार आ रही हैं हम इसको सीखेंगे इस प्रश्न, इस मतलब चैप्टर में हम लोग। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं, पूर्णांकों की आवश्यकता कैसे पड़ी ये हम लोग को बता रहे हैं ना। तो मोहन एक कलम खरीदने बाजार जाता है। ठीक है, वह अपनी एक परिचित दुकान पर जाता है, पर वह 12 रुपये की कलम पसंद करता है, किंतु उसके पास उस समय केवल 10 रुपये ही हैं। ठीक है, वह दुकानदार को बताता है कि अभी वह यह कलम खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कलम के मूल्य के बराबर रुपए नहीं है। जैसे 12 रुपये का कलम था, उसने देखा कि 12 रुपये का कलम है, उसके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो कह रहा है कि मतलब मेरे पास तो पर्याप्त पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है, क्योंकि उसके मूल्य के जैसे 12 रुपये है तो 12 रुपये नहीं पैसा हमारे पास, लेकिन हमारे पास कितना, इसके लड़के के पास जो भी है मोहन ना, उसके पास सिर्फ 10 रुपये है। तो दुकानदार मोहन को कलम देते हुए यह कहता है कि जितने रुपए आपके पास हैं उतने अभी दे दीजिए, बाकी रुपए बाद में दे दीजिएगा। जैसे अब इसके पास, मोहन के पास 10 रुपया था तो 10 रुपया दे दीजिए, और जो बाकी बच रहा है वो बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है। मोहन प्रसन्नचित होकर वह कलम ले लेता है और दुकानदार को कितना, 10 रुपया दे देता है। बताइए अभी दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, स्पष्टतः मोहन को अभी दुकानदार को 2 रुपये देने पड़ेंगे। दुकानदार इन 2 रुपये को मोहन के नाम पर अपनी डायरी में उधार के रूप में लिख लेता है। जब भी आप जैसे कोई भी चीज़ उधार लेते हैं तो वो कोई भी रहता है दुकानदार, तो उसको नोट कर लेता है। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं कि और जब दुकानदार को उधार के 2 रुपये लौटा देगा तो अपनी डायरी में से मोहन के नाम यह उधार काट देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में इसी तरह की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। इस उधार की राशि 2 रुपये को किसी चिन्ह के साथ अंकित कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल रुपयों की उधारी ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी वस्तुओं के रूप में भी उधार लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे और हम लोग क्या क्या उधार लेते हैं बता रहे हैं। ठीक है, किसान खेतों के बीज बोते समय कभी कभी अपने किसी पड़ोसी अथवा गांव के व्यक्ति से जो बीजों को बोने के लिए किसानों को देता है, उधार लेता है। ठीक है, और फसल पकाने पर उसके लौटाता है। जैसे बीज पहले तो ले लिए, ठीक है, फिर बो लिए, फिर हुआ तो फिर क्या कर दिए, उसको लौटा दिए जो भी था। तो फिर व्यापार में व्यापारी कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी होती है। फिर दिया हुआ आगे, ऊंचे ऊंचे आधुनिक बने भवनों में भूतल के ऊपर
भी मंजिलें होती हैं, है ना, और भूतल के नीचे भी तल बने होते हैं। जैसे कोई मॉल वॉल में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मतलब कभी जैसे कि एक से शुरू होता है, ऊपर के लिए भी आप जाते हैं मॉल में, ठीक है, मतलब ऊपर भी लिफ्ट जाती है, ठीक है, और देखेंगे तो एक 0 फ्लोर रहता है, और देखेंगे तो एक आध बार नीचे भी रहता है, जिसे -1 से दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि तल बने होते हैं। अतः भूतल के ऊपर और नीचे दोनों ही ओर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। यहाँ पर सीढ़ियों की बात कर रहा है। यदि भूतल से कोई व्यक्ति नीचे की ओर 5 सीढ़ियाँ उतरता है तो इसे किस प्रकार अंकित करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है गणितज्ञों ने उपयुक्त उदाहरणों में स्पष्टता के लिए उधार ली गई राशि, भूतल से नीचे उतरी सीढ़ियों की संख्या इत्यादि को ऋण चिन्ह से पढ़ते हैं लगाने की संकल्पना की है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप जैसे भूतल से नीचे उतर रहे हैं तो उसे ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, और जैसे कर्ज जो भी हो रहा है, उधार राशि ले रहे हैं तो उसे ऋणात्मक दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, विपरीत स्थितियों जैसे लाभ हानि, लाभ हुआ तो धनात्मक, और जैसे आय व्यय, ठीक है, और कितना 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर और 0 से बाईं ओर चली गई दूरियों के मात्रक आदि में यदि लाभ आय 0 डिग्री से ऊपर, तापमान की संख्या और संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर चली गई दूरी को प्लस में दिखाते हैं। जैसे देखिए, आपको जैसे लाभ हो रहा है ना तो प्लस दिखाएंगे, हानि हो रहा है तो माइनस दिखाएंगे, और आय हो रहा है तो मतलब आय जैसे आ रहा है तो इसे प्लस, व्यय हो रहा है तो इसे माइनस। 0 डिग्री से ऊपर जैसे धनात्मक, क्योंकि देखिए कई जगहों पर ऋणात्मक भी तापमान चल जाता है, माइनस में, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अगर ऊपर जा रहे हैं तो धनात्मक, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। अब संख्या रेखा पर 0 से मतलब ना, संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर जाएंगे तो धनात्मक संख्या लिखेंगे, और बाएं से ऋणात्मक, यही सब बता रहा है, ठीक है। तो ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। वहीं हानि व्यय 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान के लिए संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर, है ना, बाईं ओर चली गई दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से युक्त कर लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्णांक। तो हमको दिया हुआ है कि पूर्णांक इंटीजर्स, हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में अध्ययन करते समय देखा कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने की संक्रियाएं में संवरक नियम लागू नहीं होता, ठीक है। हमने जब भी हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे, प्राकृतिक में भी नहीं लगा था, और पूर्ण संख्याओं पर भी संवरक नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋण से युक्त संख्याओं का कोई स्थान नहीं था। जाहिर सी बात है कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं थी, है ना। तो परंतु व्यवहारिक जगत में यह देखा गया है कि ऋण से युक्त संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं की तरह महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझें। दिया हुआ है विपरीतता, अपोजिटनेस, ठीक है, अपोजिटनेस, और निम्नलिखित चित्र देखिए। हमको यह एक चित्र दिया हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर संख्या रेखा बनाया गया है, यहाँ पे 0 से दाहिनी ओर धनात्मक लिखा गया है, 0 से बाएं ऋणात्मक लिखा गया है। तो यह कह रहा है ना कि अब यह कोई दाएं हरी यह दिखा रहा है कि दाएं हरी दौड़ता है ना, दाहिने साइड दौड़ता है, और जो डेविड है वो बाएं साइड दौड़ता है, ठीक है। तो देखिए, और दोनों 0 से शुरू किए हैं, ठीक है। तो यह दिया हुआ है कि एक खेल में हरी और डेविड में से प्रत्येक 0 से दौड़ना आरंभ करते हैं। हरी जितने दाहिने कदम जाता है और डेविड उतने ही बाएं कदम जाता है। इसी प्रकार हम हरी यदि दाहिने 5 कदम जाता है तो डेविड बाएं 5 कदम जाता है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि 0 से 5 कदम दाहिने और 5 कदम बाएं के विस्थापन विपरीतता के बोधित करते हैं। जैसे यह विपरीत जा रहा है, यह देखिए, यह इधर जा रहा है दाहिने साइड, यह कितना बाएं साइड जा रहा है 5 कदम, ठीक है। तो 0 से दाहिने की दिशा में धनात्मक चिन्ह, अच्छा 0 से दाएं जा रहे हैं ना धनात्मक, बाएं जा रहे हैं ऋणात्मक लीजिए, ठीक है। तो और बाएं की दिशा में ऋणात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं ना, चिन्हों से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हरी की स्थिति +5 हो जाएगी, या दाहिने जा रहा है तो प्लस, और तथा डेविड की कितना हो जाएगी, ऋणात्मक है ना, यदि बाएं जा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब प्रयास कीजिए, निम्नलिखित स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए ना, चिन्ह सहित हमको बताना है। देखिए 8 कदम बाएं, देखिए हमको क्या जाना है, क वाला में दिया हुआ है कि 0 से 8 कदम बाएं, देखिए दाहिने धनात्मक, बाएं कितना ऋणात्मक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर उत्तर लिखना रहेगा यहाँ पे तो हम लिख देंगे उत्तर कितना ऋण 8, ठीक है, ऋण 8 हो जाएगा।
चलिए क्योंकि बाएं हम जा रहे हैं, चलिए 0 से दाहिने 7 कदम दाहिने, तो इसको हम दिखाना रहेगा तो +7 दिखा देंगे क्योंकि दाहिने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखें 11 कदम दाएं, कितना जाना है 0 से 11 कदम दाहिने ना, दाहिने धनात्मक दिखाइए, धन 11। चलिए कह रहा है 0 से 6 कदम बाएं, जब 0 से आप बाएं जा रहे हैं तो क्या दिखा दीजिए, ऋण 6, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि मस्जिद के घर में छत पर चढ़ने के लिए तथा तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। तहखाना मतलब जो मतलब ग्राउंड फ्लोर से मतलब जो भी जिस पर आप रहते हैं ना, जो धरती पर है उससे नीचे, मतलब नीचे भी आप रूम बनवाए हैं तो उसके नीचे का तहखाना, ठीक है। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। सीढ़ियों को चित्र में देखिए, स्पष्ट है कि भूतल से ऊपर की सीढ़ियों को धनात्मक तथा भूतल से नीचे की दूरियों को ऋणात्मक दर्शाया गया है। देखिए अब यहाँ से अब यहाँ पे आपका मतलब जिस पर आप रहते हैं ना, पृथ्वी ये होगी। अब जैसे धरती से आप ऊपर चले जाए ना, सीढ़ी आप ऊपर जाए, +1 +2 इस तरह +3 +4, ठीक है, +5 +6 इस तरह बना हुआ है। और वहीं आप नीचे सीढ़ी पर से उतर रहे हैं, देखिए तो यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ना, यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इस तरह हो जाएगा ना, ऋणात्मक। और यहाँ पे बीच में 0, यहाँ पे 0 जहाँ पर आप हैं ग्राउंड पे ना, वो क्या हो गया, 0 हो गया। ऊपर सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं तो धनात्मक, और नीचे जा रहे हैं तो ऋणात्मक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे, प्रयास करना हम लोग को। देखिए बोला है ना कि निम्नलिखित स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए। भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद, अच्छा भूतल से 4 सीढ़ियाँ जब ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे +4, ठीक है। अच्छा भूतल से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद इसको लिखेंगे ऋण 3, क्योंकि नीचे उतर रहे हैं आप, ऊपर के लिए धनात्मक नीचे के लिए ऋणात्मक। देखिए ऊपर के लिए धनात्मक नीचे के लिए ऋणात्मक। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चलिए दिया हुआ है ना, भूतल से 5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर पुनः 3 सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद, देखिए कह रहा है ना भूतल से, देखिए भूतल से आप ऊपर चढ़ने के 5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद, चलिए 5 सीढ़ियाँ हम चढ़ा दिए, तो देखिए आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, 5 सीढ़ियाँ चढ़ा दी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए आप, ठीक है। कह रहा है कि भूतल से 5 सीढ़ियाँ ऊपर के बाद पुनः 2 सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद पुनः 2 सीढ़ियाँ और चढ़िए तो 5 6 7 पे आ जाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे +7 से, ठीक है। अब आ जाते हैं भूतल से 3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, 3 सीढ़ियाँ आप उतर गए ना, चलिए यहाँ पे देखिए अगर उतरेंगे तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, आप यहाँ पे आ गए। ऋण 3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वहाँ से पुनः 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद देखिए तो फिर उतरिए 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, तो आप आ जाएंगे कितना, ऋण 7 पे, है ना, दोनों बार क्योंकि उतर रहे हैं आप, ठीक है। और बोला है कि चलिए यहाँ तक हो गया ना, चलिए 6 पर आ जाते हैं। 6 हमको दिया हुआ है, भूतल से 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद और पुनः सीढ़ियाँ वहाँ से चढ़ने के बाद, देखिए कह रहा है ना भूतल से 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद उतरना है अब हमको, उतरेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, आप यहाँ पर आ गए ना, ऋण 4 उतरने के बाद पुनः वहाँ से 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, देखिए अब हमको चढ़ना है 15 सीढ़ी ना, 15 सीढ़ी तो 4 यहीं पर तो 0 हो जाएगा, 4 तो देखिए यहाँ से हम 15 सीढ़ी जब ऊपर जाएंगे तो 4 इसी जगह 0 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 पे आप 0 पर आ गए ना, और फिर 4 तो इसी जगह आप चले गए, और फिर आगे कितना जाएंगे 11 सीढ़ी जाएंगे, आपको मिलेगा +11, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम कितना, भूतल से 5 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, भूतल से अब 5 सीढ़ी उतरेंगे ना तो ऋण 5 पे आ जाएंगे, ठीक है, ऋण 5 पे आ गए। और उतरने के बाद वहाँ से पुनः 3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, अच्छा पुनः 3 सीढ़ियाँ उतरना है 5 से बाद, 1 2 3, तो आप ऋण 8 पे आ जाएंगे, ऋण 8, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं हम आगे, भूतल से ऊपर की स्थितियों को धनात्मक तथा उससे नीचे की स्थितियों को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त कीजिए। इस प्रकार उपयुक्त क्रियाओं में प्रथम स्थिति के लिए 4 सीढ़ियाँ, अच्छा ठीक है 4 सीढ़ियाँ ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया है, +4 आया था। चलिए दूसरी क्रिया के लिए भूतल से 3 सीढ़ियाँ नीचे के लिए ऋण 3, ठीक है। तथा अन्य क्रियाओं के बाद स्थितियाँ बताइए। अच्छा ये सब जो प्रश्न था ना, देखिए हमको यहाँ पर उत्तर लिखना था। जैसे ग के लिए हम लोग क्या लाए थे, ग के लिए हम लाए +7, तो यहाँ पर लिखेंगे +7, ठीक है। और घ के लिए हमने लाया था ऋण 7, तो ये हो जाएगा ऋण 7। चलिए च के लिए कितना, ऋण 11 ना, धन 11, ठीक है, धन 11, क्योंकि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, है ना।
और कितना, और 6 के लिए ऋण 8। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। चलिए हम आगे आ जाते हैं। देखिए विचार कीजिए, हमको मतलब इसको देखना है और उसके बारे में सोचना है। चलिए राम प्रसाद दुकानदार की किसी दिन की बिक्री से लाभ और हानि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। ठीक है, किसी दिन लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो ठीक है देखिए सरसों के तेल में यह लाभ हुआ, तो ठीक है लाभ हो गया तो हानि तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको लाभ हो गया है, पैसे आप प्राप्त कर लिए तो हानि नहीं होगा। चलिए अब मूंगफली के तेल में आपको हानि हो गया तो लाभ ही नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार काली मिर्च में आपको लाभ हुआ तो हानि नहीं होगा, और यहाँ पे हल्दी में लाभ हुआ है तो हानि भी नहीं हुआ। चलिए आटा में इसको हानि हो गया है ना, घाटा हो गया है, तो यहाँ पे तो लाभ नहीं हुआ। ठीक है, चावल में इसको लाभ हो गया है और हानि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमको दिया है कि राम प्रसाद के लेखा जोखा में भी लाभ और हानि विपरीत स्थितियों से बोध होता है कि लाभ को धनात्मक तथा हानि को ऋणात्मक चिन्ह से में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। और इस प्रकार यदि सरसों के तेल की बिक्री में लाभ हुआ है तो कितना लिखेंगे, +350, और मूंग के तेल में बिक्री में रुपए में हानि हो रहा है तो कितना, ऋण 120, या लाभ कितना, ऋण 120, मतलब ऋणात्मक लाभ हुआ है ना, मतलब यानी घाटा ही हुआ है आपको। हानि कितना 120 धन में लिखेंगे, हानि लिखना रहेगा तो ऐसा लिखेंगे कि हानि में लिखना रहेगा तो धन 120, लेकिन अगर लाभ उसको लिखना चाहते हैं तो कितना, ऋण 120, है ना। चलिए उपरोक्त तालिका में दिए गए अन्य वस्तुओं के बिक्री के लाभ और हानि के संगत चिन्ह द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, कह रहा है ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना है इसको। तो दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका में भारत के 5 स्थानों के किसी समय के तापमान दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको तापमापी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको स्थान दिया गया है, यहाँ पे उसको जो भी है तापमान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सियाचिन में क्या तापमान है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब सियाचिन में काफ़ी ठंड है ना। देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ऋण 10 है यहाँ पे तापमान। ठीक है, अब इलाहाबाद में आ जाते हैं 0 से 30 डिग्री ऊपर, 0 से 30 डिग्री ऊपर मतलब धन में 0 से 30 डिग्री ऊपर 10 20, यहाँ पे 30, यह है मतलब इलाहाबाद में प्रयागराज हो गया है फिलहाल में नाम। ठीक है, तो देखिए शिमला में क्या है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अब ऊपर की बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दिल्ली में क्या स्थिति है तापमान की, तापमान 0 से कितना 35 डिग्री ऊपर है। 0 से देखिए 0 से 10 20 30 और 35 40 और कितना इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 35। चलिए श्रीनगर में क्या स्थिति है तापमान की, 0 से कितना 5 डिग्री नीचे है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है ना। 0 पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, और नीचे जाते हैं तो और ज़्यादा जम जाएगा। ठीक है, ऋण 5 है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि तापमापी यंत्र में 2 विपरीत दशाओं में मानक करता है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस इसको पढ़ते हैं। ठीक है, से ऊपर तापमान के लिए धनात्मक और नीचे के लिए क्या है तापमान के लिए ऋणात्मक, ऋण का चिन्ह। ठीक है, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यथा, मतलब देखिए हमको दिया हुआ है, आप सियाचिन में देख रहे हैं क्या स्थिति थी। देखिए सियाचिन में आपको क्या स्थिति था, 0 से 10 डिग्री कितना, देखिए यहाँ पर आपको मतलब ये पैमाना दिया हुआ है ना, यह तापमापी यहाँ पर दिया हुआ है, बनाया गया है, और यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्थिति। देखिए सियाचिन में 0 से 10 डिग्री नीचे ना, तो हमको कितना जाना, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। तो देखिए यहीं पर सियाचिन में क्या स्थिति है, ऋण 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आ जाते हैं प्रयागराज मतलब इस समय इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या हो गया है हम लोग का प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो प्रयागराज का क्या स्थिति है, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब यहाँ पर कितना 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा प्रयागराज का। ठीक है, आ जाते हैं शिमला में क्या स्थिति है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब +10, तो +10 कहाँ पर है, +10 यहाँ पर गया, यहाँ पे +10 स्थिति है शिमला में, ये शिमला का दिया हुआ है। अब अच्छा दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में दिया हुआ है कितना, 0 से 35 डिग्री ऊपर, मतलब 0 से 35 डिग्री पर आ जाते हैं। चलो देखो 0 10 20 30 और 40 और 30 और 40 के बीच में कितना 35, तो दिल्ली में आ जाते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ जाते हैं श्रीनगर में क्या तापमान है, तो श्रीनगर में है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो देखिए 0 से मतलब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, मतलब देखिए श्रीनगर में नीचे मतलब ऋणात्मक होगा, 10 यहाँ पे 10 0 है, यहाँ पे कितना 10 है, तो इसके बीच में जो भी होगा ऋण 5, यहाँ पे ऋण 5 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे हमको दिशाओं को दिया गया है। देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे से कितना साउथ, फिर कितना दाहिने ईस्ट और बाएं कितना वेस्ट, मतलब देखिए ऊपर उत्तर लिखते हैं, नीचे कितना दक्षिण,
फिर दाहिने पूरब और बाएं पश्चिम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में देखिए हमको दिया गया है पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशाएं हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या रेखा बना दिया गया है और उसको चिन्ह भी दे दिया गया है। यहाँ पे बीच में शून्य होगा। दाहिने साइड पूरब को क्या दिखाएंगे, धनात्मक से दिखाएंगे, और पश्चिम को क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक से दिखाएंगे, और उत्तर को क्या दिखाएंगे, धनात्मक से दिखाएंगे, दक्षिण को दिखाएंगे ऋणात्मक से, ठीक है। तो अब हमको दिया हुआ है कि पूरब और पश्चिम विपरीत दिशाएं हैं। जाहिर सी बात है पूरब के लिए चिन्ह कुछ अलग लेंगे, पश्चिम के लिए अलग लेंगे। उत्तर और दक्षिण भी परस्पर विपरीत है। उत्तर के लिए भी जाहिर सी बात है या ऊपर है या नीचे है, दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, चार मात्रक पूरब का विपरीत चार मात्रक पश्चिम है। देखिए चार मात्रक पूरब का विपरीत क्या होगा, चार मात्रक पश्चिम होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं फिर आगे हमको दिया हुआ है निम्नलिखित के विपरीत क्या है। देखिए अब हमको दिया हुआ है निम्नलिखित के विपरीत क्या हो गया, हमको बताना है। देखिए विपरीत बताना है, तो देखिए तीन मात्रक पूरब तो कितना हो जाएगा, अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तीन मात्रक पश्चिम। तो पश्चिम के लिए क्या दिखा देंगे, तीन मात्रक पश्चिम, चले लिख देते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, तीन मात्रक पश्चिम हो जाएगा इसका। चलिए अब आ जाते हैं ख पे ना, तो ख दिया 8 मात्रक पश्चिम। 8 मात्रक पश्चिम मतलब 8 मात्रक पश्चिम का मतलब हुआ कि मतलब 8 मात्रक पूरब, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं 3 मात्रक पूरब, तो यहाँ हो जाएगा 3 मात्रक पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अच्छा 3 मात्रक पश्चिम हो गया। चलिए 8 मात्रक पश्चिम का 8 मात्रक पूरब, ठीक है, पूरब हो गया। चलिए 8 मात्रक पूरब का, अरे 5 मात्रक पूरब का मतलब 5 मात्रक पश्चिम, ठीक है। इसी प्रकार हो गया। चलिए अब हमको देखिए 2 मात्रक दक्षिण, दक्षिण का क्या आ जाएगा, वो मतलब विपरीत, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर। तो 2 मात्रक कितना दक्षिण है, इसे लिख दीजिए 2 मात्रक उत्तर, ठीक है। अब 7 मात्रक उत्तर है, उत्तर है तो उत्तर का विपरीत दक्षिण, तो लिख दीजिए कितना 7 मात्रक दक्षिण, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 9 मात्रक दक्षिण है। 9 मात्रक दक्षिण का क्या हो जाएगा, 9 मात्रक उत्तर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए अब यहाँ दिया हुआ है जीरो से पूरब की स्थिति, यहाँ पे जीरो ही लिखा है, ठीक है। जीरो से पूरब की स्थिति धनात्मक लेते हुए उपयुक्त चिन्हों में क ख ग की स्थिति को चिन्ह सहित व्यक्त कीजिए, है ना। क ख ग को हमको क्या बताना, चिन्ह के साथ अगर लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, चलिए हम आपको बताते। देखिए अगर यहाँ पे अगर क्या करना है, सिर्फ जीरो से पूरब की स्थिति धनात्मक लेते हुए क ख ग की स्थिति को चिन्ह सहित लिखिए। देखिए तो हम लोग को चिन्ह क्या था, देखिए हमें बोला था कि 3 मात्रक पूरब, तो 3 मात्रक पूरब को क्या लिख देंगे, +3। पूरब के लिए क्या धनात्मक है ना, तो यहाँ पर अगर लिखना रहेगा इसको चिन्ह से तो +3 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे 8 मात्रक पश्चिम लिखना है तो क्या लिख देंगे, पश्चिम के लिए कितना -8 लिख दिए। चलिए अब कितना, अब देखिए 5 मात्रक पूरब के लिए क्या लिखना रहेगा, तो चिन्ह के साथ तो हम लिख देंगे, पूरब है ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें जीरो से उत्तर के लिए धनात्मक, जीरो से उत्तर के लिए हमको क्या लेना है, धनात्मक, ठीक है। लेते हुए उपर्युक्त खंडों में घ च और छ की स्थिति को चिन्ह सहित लिखिए। चलिए अब घ को क्या स्थिति दिया हुआ है, 2 मात्रक दक्षिण। अच्छा दक्षिण को हम क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक, तो हम दिखा देंगे इसको ऋण 2, ठीक है, ऋण 2 हो गया। अच्छा 7 मात्रक उत्तर का मतलब धनात्मक दिखाइए, तो यहाँ पे लिख देंगे +7, ठीक है, इसको इस प्रकार हो जाएगा। अच्छा 9 मात्रक दक्षिण का मतलब नीचे आ रहा है ना, तो हमको लिखा देंगे ऋण 9, ठीक है। बस इसी तरह से इसको हल कर लेंगे, बस ये समझने जैसा था, ठीक है। तो फिर हमने आ गए ना, अब आ गए हम लोग किस पे, यह हो गया ना। चलिए पूर्ण संख्याओं के संग्रह को आवश्यकता अनुसार विस्तारित करने के लिए इस संग्रह में हम कुछ नई संख्याओं को सम्मिलित करते हैं। जैसे इस मतलब आगे दिया हुआ है कि इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 से यह सभी गिनती की संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या के संगत हम इन नई संख्याओं को निम्नलिखित ढंग से बनाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि जैसे संगत एक धन एक है, इसके संगत क्या होगा, ऋण एक होगा। अच्छा इन देखिए धन एक और ऋण एक को जोड़ देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जिसका भी कोई भी संगत रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है चित्र में, देखिए ऋण 2 और धन 2 को जोड़ देंगे 0 मिलेगा,
ऋण 3 और धन 3 को जोड़ देंगे 0 मिलेगा, ठीक है। आप किसी संगत कोई भी मान लेंगे ना, एक का ऋण एक लेंगे 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ हमको दिया हुआ है तो 2 के संगत एक और ऋण एक परस्पर विपरीत है। जैसे ऋण एक का विपरीत एक, एक का विपरीत कितना, ऋण एक। चलिए 2 के संगत ऋण 2 इस प्रकार है कि 0 प्लस ऋण 2 कितना, अब 2 का ऋण 2 में जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। चलिए और कितना, इसी तरह ऋण धन 3 है और इसका विपरीत जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बार बार 0 मिलेगा। इन नई संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इसी प्रकार है को क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। चलिए हम आ जाते हैं किस पर आ जाते हैं, देखिए 3 और ऋण 3 परस्पर विपरीत हैं आदि। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं, ऋण पूर्णांकों और शून्य सहित संख्याओं का नया संग्रह निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए हमको दिया हुआ है कि देखिए 0, ठीक है, 1 का कितना ऋण 1 बना, ठीक है, और यह बना हम लोग का कितना 2 का ऋण 2, 3 का ऋण 3 इसी प्रकार बनेगा। इन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बीच में 0 लिख देंगे, दाहिनी साइड धनात्मक लिख दीजिए 1 2 3 इसी तरह अनंत तक संख्याएं, और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये क्या हो जाएगी, सारी ऋणात्मक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम एक बार और आपको बता देते हैं ना, यहाँ तक अब पूर्णांक आप समझ चुके हैं ना, तो चलिए एक बार हम और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था ना कि यहाँ पर धनात्मक जो भी संख्या था, अगर प्राकृतिक संख्या का बात किया तो प्राकृतिक संख्याएं क्या था, प्राकृतिक संख्या में देखिए गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कह रहते हैं। इसमें क्या 1 2 3 ये जितनी भी गिनती आप चलते चले जाएंगे है ना, अनंत तक चलते जाइए, ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा फिर आ गए तो हम लोग पूर्ण संख्याओं पर ना, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या में क्या होती हैं, बस इसमें साथ में शून्य भी आ जाता है, शून्य ना, तो 1 2 3 ये हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, ठीक है, पूर्णांक पे पढ़ लिए ना। तो देखिए यह तो सब संख्या रहेगा, पूर्ण संख्याएं तो रहेंगी, लेकिन साथ में ऋणात्मक भी संख्याएं आ जाएंगी 1 2 3, ठीक है, यह तो धनात्मक रहेगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये सारी ऋणात्मक संख्याएं में आ जाएंगी। देखिए तो यह पूर्णांक में आ रहा है, देखिए तो इसे देखिए धन पूर्णांक, देखिए 0 पर ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। यह जो जितनी धनात्मक संख्या है इसे बोलते हैं हम लोग धन पूर्णांक। इन संख्याओं की बात करेगा तो धन पूर्णांक कह देगा आपको, ठीक है, कभी प्रश्न देगा तो आपको बोल देगा धन पूर्णांक। और देखिए 0 पर ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को बोल देगा हमेशा क्या, अभी बोला था ना ऋण पूर्णांक, ठीक है। इसी तरह इसको समझ लेंगे, 0 पर ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ये तीनों चीज़ हमने आपको बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि 1 2 3 अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे धन पूर्णांक में क्या था, सभी धनात्मक था, और ऋण पूर्णांक में ऋण 1 ऋण 2 ये सब ऋण पूर्णांक होते हैं। शून्य मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो कि न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, यह हमने अभी आपको बताया। और धन पूर्णांक +1 +2 +3 के रूप में भी लिखते हैं। प्रायः इन पूर्व धन चिन्ह को नहीं लिखा जाता, इन संख्याओं को कितना हम ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, धनात्मक रहता है तो हम समझ लेते हैं कि ऐसे सिर्फ एक लिखा है तो इसमें धन छिपा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 धन पूर्णांक है, ठीक है। अब आ जाते हैं पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं को निम्नलिखित चित्र से समझा जाता है। देखिए धन पूर्णांक या इसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या में वही थी ना सब जो गिनती की संख्याएँ थी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यह सब क्या था, जो धन पूर्णांक था यही ना सब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इसे हम लोग धन पूर्णांक या कह दें, क्या कह दें, प्राकृतिक संख्या कह दें इसको, ठीक है, प्राकृतिक संख्या यही था, ठीक है। तो ये हम लोग को एक चित्र इस तरह बनाया हुआ है। इसमें देखिए इस चित्र में हमको दिया हुआ है ना कि धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 मतलब एक गिनती की सभी संख्याओं को या इसमें ले लिया छोटे वाले गोले में ना, और देखिए साथ में जब 0 ला दिया है तो इसको क्या बोल दिया है, पूर्ण संख्या है। यही ना हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या तो रहेगा ही। अब देखिए ऐसा नहीं कि बस पूर्ण संख्या यही वाला गोला है, इस गोले के अंदर जो भी आ रहा है ये सब आ गया, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है, यह धनात्मक संख्या भी सभी आ गई और 0 भी आ गया, तो ये पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक में क्या आ जाएगा, सभी। अब ऋणात्मक संख्या और ले लीजिए, तो ऋणात्मक संख्या आप ले लेंगे तो यह क्या बन गया, सभी, मतलब ये पूर्णांक बन गया हम लोग का ना। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर हम समझ लेते। देखिए पूर्णांक में हम लोग क्या होता है, सभी देखिए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या बीच में 0 आ जाता है तो ये हो जाता है पूर्णांक। अच्छा पूर्णांक को ऋण पूर्णांक में मतलब यहाँ से देखिए ये सब ऋण पूर्णांक हुआ, शून्य और शून्य को ले लिए, शून्य को इन सबको साथ ले लिए तो ये पूर्ण संख्या बनी, है ना। पूर्ण संख्या में यही नहीं होता है, ये यहाँ तक 0 से लेकर सभी तक तो पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा शून्य को इधर छोड़ दीजिए, ठीक है, और बाकी इन एक धनात्मक संख्या को ले लीजिए तो यह बना हम लोग को
प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए 3.3 ये है हम लोग को दिया हुआ है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ठीक है, एक सीधी संख्या रेखा खींचिए, संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, लगभग बीच की दूरी में ओ लीजिए, मतलब जीरो लेना है हम लोग को। जीरो लेकर इन दोनों को आपस में परस्पर समान दूरी पर बहुत से बिंदु अंकित कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीच में आपको जीरो लेना है, फिर धन मतलब ये जो बीच की दूरी है ना, आपस में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा दाएं और बाएं साइड दोनों साइड सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे ना, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि बिंदुओं को अंकित कीजिए। जीरो को निरूपित करने के लिए शून्य को जीरो द्वारा ओ ही दिया हुआ है, ओ द्वारा शून्य को निरूपित करके। ठीक है, इसे के दाईं ओर के क्रमागत बिंदुओं को +1 +2 3 मतलब दाहिनी ओर क्या लेंगे हम लोग, धनात्मक लेंगे, अंकित कीजिए। इसके विपरीत ओ के बाईं ओर, ठीक है, क्रमागत बिंदुओं को क्रमशः ऋण 1 ऋण 2, जैसे जो बाईं ओर है उसको ऋणात्मक लीजिए, अंकित कीजिए। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या रेखा पर निरूपित है यथा जो भी आपको दिया हुआ है, देखिए इसी तरह बनाएंगे। संख्या रेखा बना दीजिए, बीच में शून्य बना दीजिए, दाईं साइड धनात्मक पूर्णांक दिखा दीजिए, बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक दिखा देंगे। तो ये हम लोग का पूरा पूर्णांक है, पूर्णांक का इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि विपरीत संख्याओं का संयोग। देखिए खेल के मैदान में, आगे हम लोग को दिया हुआ है खेल के मैदान में एक रेखा पूर्व पश्चिम की दिशा में रस्सी और चूने की सहायता से खींचिए। चलिए एक खेल खेलना है, खेल के मैदान में एक संख्या रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में रस्सी और चूने की सहायता से खींचिए। ठीक है, लगभग मध्य में स्थिति में एक बिंदु से दो और फीते की सहायता से एक ऋण 1 मीटर के, लगभग मध्य में स्थित एक बिंदु से दोनों ओर फीते की सहायता से एक मीटर की दूरी पर चूने से बहुत सारे बिंदु चिन्हित कीजिए। ठीक है, लगभग मध्य में अंकित बिंदु को शून्य निरूपित कीजिए और अन्य बिंदु को पूर्णांकों से निरूपित कीजिए। जैसे कह रहा है ना, बस कुल मिला जुला कर आपको यही कह रहा है कि कोई रस्सी आपको खींच लेना है। ठीक है, चलिए इसको हम रस्सी चूने का जो भी है इस तरह आपको खींचना है। ठीक है, और बीच में क्या बनाना है, जीरो बनाना है। चलिए इस तरह बना देते हैं हम जीरो, और दाहिने साइड धनात्मक 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी कितना 1 सेंटीमीटर लेना है। इधर 1 सेंटीमीटर लिए तो 1 2, बस इसको आपको संख्या रेखा बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप संख्या रेखा ताकि बना ले। 1 सेंटीमीटर आप खींच लिए तो इस तरह बना लिए, और इधर कितना ऋणात्मक दिखा देंगे, ऋण 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर सब रहेगा, 1 सेंटीमीटर है ना, सबकी बीच की दूरी सेम रहेगी। ऋण 2, यहाँ पर कितना ऋण 3, यहाँ पर कितना यह ऋण 4। ठीक है, इसी प्रकार होगा, यह बन गया हम लोग का संख्या रेखा ना। चलिए हम आगे आ जाते हैं, पूर्णांकों को निरूपित कीजिए। ठीक है, 0 से 5 मीटर, देखिए 5 मीटर पूरब जाकर आप +4 पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इस पर थोड़ा सा जो भी हम बना रहे थे इस पर हम बना लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे 5 तक बना लेते हैं। देखिए तो यह बना हम लोग का +5 बनेगा, और इधर कितना हम लोग का ऋण 5। अच्छा, इसको स्केल से नाप के बनाइए, 1 सेंटीमीटर बनाइए। ठीक है, और अच्छा इधर हम दिखा देते हैं ईस्ट, मतलब पूरब। ठीक है, और इधर कितना बाएं साइड पश्चिम हम दिखा देते हैं, बाएं पश्चिम, ताकि इधर बाएं साइड ऋणात्मक हम दिखा रहे हैं और इधर कितना पूरब धनात्मक में दिखाए देंगे, धन चिन्ह से ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे जो भी दिया हुआ है उसको से देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है ना कि 0 से 5 मीटर पूरब, 5 मीटर पूरब। ठीक है, अच्छा 1 मीटर का हमको लेना है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, 1 सेंटीमीटर हम बोल रहे थे, 1 मीटर है, यह दूरी कितना है 1 मीटर है। तो 0 से 5 मीटर पूरब जाकर आप इसे +5 पहुँचेंगे। देखिए आप 0 से प्लस पूरब जाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग को +5 मिला, ये सब धनात्मक ही है। ठीक है, तो +5 मीटर, +5 मीटर पश्चिम जाकर आप कहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए कह रहा है ना कि +5 से 5 मीटर पश्चिम जाकर। अच्छा देखिए +5 है, आप वहाँ से आप पश्चिम जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर देते हैं। देखिए अब देखिए आप +5 पे जब पहुँच गए हैं ना, +5 यहीं पर है, आप पश्चिम जाइए 5 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। जब 5 मीटर आप जाएंगे ना तो 0 पर फिर पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि 0 से 5 मीटर पूरब की ओर +5 गए, और कितना 5 मीटर पश्चिम की ओर आप ऋण 5 आए। जाहिर सी बात है इधर हम बाएं साइड जाएंगे तो हमेशा ऋणात्मक जाएंगे,
दाहिने जा रहे थे तो धनात्मक गए, यहाँ पे ऋण 1 आया, ऋण 1 घटता गया ना। देखिए यहाँ पर 4 में था तो हम बाएं जब आ रहे हैं पश्चिम की दिशा में तो यहाँ पर ऋण 1 घट गए तो 4 हो गया, 5 था पहले तो 4 आ गया, फिर घटा तो कितना हो गया 3 हो गया, फिर घटा तो 2, फिर 1, फिर कितना 0 हो गया। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग कितना, इस प्रकार +5 और कितना -5 की दोनों स्थितियों का संयुक्त परिणाम क्या है। हम लोग को +5 और -5 जोड़कर कितना मिला, हम लोग 0 प्राप्त हो गए। ठीक है, 0 पर आ गए। देखिए फिर इसी प्रकार 0 से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाने के बाद आप ऋण 5 प्राप्त करें। ठीक है, देखिए अब आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हैं आप 0 पर, आप पश्चिम जाएंगे तो देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5 पे आ जाएंगे ना। चलिए ऋण 5 पर आ गए, फिर क्या रहा ना कि ऋण 5 प्राप्त करें, पुनः वहाँ से 5 मीटर पूरब की ओर +5 पर स्थापित करें। देखिए अब यहाँ से 5 मीटर पूरब क्या मिलेगा, इधर दाहिने साइड नहीं मिलेगा। चलिए तो इधर ये पूरब, तो इधर जाइए। अब देखिए यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, आप फिर देखेंगे ना कि 0 पर ही आ गए। ठीक है, फिर आप 0 पर आ गए। चलिए तो कह रहा है ना कि ऋण 5 दोनों विस्थापनों का संयुक्त परिणाम क्या है, ऋण 5 गए और फिर +5 गए तो 0 मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि +5 और ऋण 5 परस्पर विपरीत ऐसे पूर्णांक है, +5 और ऋण 5 जोड़ेंगे तो 0। इसी प्रकार +7 और -7 और कितना +7 परस्पर विपरीत पूर्णांक है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखिए, अगर अभी आपको +7 लेना रहता ना, +7 और कितना प्लस जोड़ देते -7। ठीक है, तभी भी आप जोड़ देते हैं ना, तो देखिए +7 है तो ये तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस कितना माइनस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 में 7 घटा देंगे कितना 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। हमेशा विपरीत पूर्णांक और धनात्मक और पूर्णांक और उसका जो भी विपरीत है ना, कोई भी दो रहेगा आपस में विपरीत रहेगा, उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, हमेशा 0 मिलेगा। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। जैसे यहाँ पे +6 दिया, चलिए यहीं पर हम इसको लिख देते हैं ना। ठीक है, देखिए +6 का विपरीत पूर्णांक कितना हो जाएगा, अरे -6 है ना तो इसका हो जाएगा +6, इसका यही ना विपरीत होगा इसमें। और चलिए +9 का कितना हो जाएगा -9। ठीक है, और -11 का विपरीत पूर्णांक कितना, -11, बस चिन्ह बदल दीजिए, ये बना। चलिए -12 है तो इसका क्या बनेगा, ऋण 12। ठीक है, और ऋण 17 है तो इसका क्या बनेगा, -17। ठीक है, बस इतना ही हो गया, यह हल हो गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग, मान बताइए। देखिए -11 प्लस कितना, -11 + 11 को जोड़ना है तो हम लोग क्या जानते हैं 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, देखिए प्लस है उसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो अभी क्या हो जाएगा हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा। 13 है और ऋण 13 है, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है देखिए, निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत ऋण पूर्णांक होता है। जाहिर सी बात है, धन पूर्णांक है तो ऋण पूर्णांक भी होता है, इन दोनों का योगफल हमेशा 0 होता है। जाहिर सी बात है, हमेशा हम लोग को क्या मिला, 0 मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर धन पूर्णांक 0 के दाहिनी ओर लिखते हैं। अभी आपको हमको लिख कर दिखाए थे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0 के दाहिनी ओर लिखते हैं और ऋण पूर्णांक कितना 0 के बाईं ओर लिखते हैं। चलिए इतना हो गया, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े, यहाँ पे दिया हुआ है कि जोड़े युग्म हमको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है इधर दाहिने साइड और यहाँ पे हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो 0 हो गया। चलिए +1 का जोड़ा कौन है, विपरीत जोड़ा ऋण 1, ऋण 2 का कितना है धन 2, धन 3 का कितना है ऋण 3, धन 4 का कितना है ऋण 4, इसी तरह है सबका जोड़ा। तो आइए जाने, प्रत्येक धन पूर्णांक की संगतता एक ऋण पूर्णांक है। धन पूर्णांक देखिए धन पूर्णांक है तो इसके संगत क्या है ऋण 4 पूर्णांक है, इसके साथ विपरीत क्या है ऋण 4 पूर्णांक है। जिसकी 0 से वही दूरी है जो धन पूर्णांक से 0 की दूरी है, किंतु विपरीत दिशा में। देखिए अब जैसे मतलब हम यहाँ पे +1 का ले लेंगे, जो इतना दूरी है वही -1 का दूरी है, बस क्या है विपरीत है, इधर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक में है। ठीक है, अब आगे हम लोग को पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, चलिए हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के ऐसे जोड़े बना सकते हैं जो परस्पर विपरीत हैं। अतः हम इन जोड़ों के विपरीत दिशाओं में मापन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणतः यदि ऋण 40 रुपये को हानि हो गई तो हम +40 रुपयों के लाभ का परिचारक है। ठीक है, यदि ऋण 40 रुपये की हानि, ऋण 40 रुपये का हानि मतलब अच्छा हानि हुआ और फिर ऋण में हुआ, तो ऋण में हानि हुआ तो धन में हानि होता तो हम लोग कह देते कि हानि हो गया, लेकिन ऋण में हानि हुआ है मतलब लाभ हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे +40 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो आ जाते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक आप समझ गए कितना
जीरो रहेगा बीच में, और सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, ये हो गया पूर्णांक। चलिए संख्याएं में क्या आ गई, पूर्णांक है, ठीक है। संख्याएं इतना कितना 1 2 3, ये धनात्मक वाली धन पूर्णांक है। अच्छा, ऋणात्मक वाली ऋण पूर्णांक है। शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक, इसको जैसे कहेंगे शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक पूर्णांक है, ठीक है। शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है, सब मिलकर ना। चलिए अब आगे हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। यदि दो पूर्णांक ए और बी का योग शून्य हो तो ए और बी परस्पर योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें और उसका ऋणात्मक पूर्णांक ले लें, तो अगर जोड़ रहे हैं तो अगर शून्य आ रहा है तो एक दूसरे के क्या हो गए, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे, ठीक है। अतः एक पूर्णांक ए का संगत विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक ऋण ए को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे 6 हो गया, +6 हो गया, इसका विपरीत पूर्णांक कितना है, ऋण 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 मिल गया। तो यह दोनों +6 का परस्पर योगात्मक प्रतिलोम। देखिए +6 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -6, और -6 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -6 हो जाएगा ना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी भी जाने, 0 + 0 = 0, अतः शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य ही है, ठीक है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं शून्य है, क्योंकि उसमें वही जोड़ेंगे तभी हमको शून्य मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। आगे हमको दिया हुआ है कि पूर्णांकों की तुलना देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 0 से 0 से ना 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर के तापमान को तथा 0 से ही बात कर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में अधिक कौन होगा। चलिए अधिक कौन, जैसे 0 से कितना धनात्मक 5 और ऋणात्मक 5 की बात कर रहा है ना, तो कौन बड़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है जो धनात्मक है वही बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं ना इस पर, धनात्मक पूर्णांक हो गया, शून्य हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पूर्ण संख्याओं में। हम जानते हैं कि दो पूर्णांक पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्याओं में हम जानते हैं कि अब पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर धनात्मक सभी संख्याएं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं। दो पूर्ण संख्याओं में से संख्या रेखा पर दाहिनी ओर स्थित संख्या अपने दाईं ओर क्या होती है, इसी संख्या से बड़ी होती है। चलिए हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं पूर्ण संख्या में, इसी जगह से ना सभी संख्याएं प्राप्त होती हैं हम लोग को, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया कि जैसे देखिए यही 0 हो गया ना, इससे दाहिनी ओर जो भी संख्या रहेगी सब बड़ी रहेगी। 0 से बड़ा कौन, 1, 1 से बड़ा कौन, 2, यहाँ से सब आपस में क्या हो जाएगा, जो दाहिने वो बड़ा और जो बाएँ वो छोटा। तो ठीक है, हम आ जाते हैं किसमें, पूर्ण संख्या में। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में से संख्या रेखा पर दाहिनी ओर स्थित संख्या अपने बाईं ओर संख्या स्थिति से बड़ी होती है। जैसे जो देखिए ये बाएं है तो छोटा होगा, ये दाहिने है तो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ी होती है। जैसे 8 बड़ी है, कितना 6 बड़ा होगा, 6 छोटा होगा, 8 बड़ा होगा, ठीक है। जिसके समानार्थी 6 कितना, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। यानी संख्या रेखा पर 8 दाहिने ओर और तथा 6 बाएं ओर। जैसे 8 जैसे इधर ही रहेगा तो 8 दाहिने ही रहेगा और कितना 6 बाएं ही होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कितना है, यही नियम यथावत पूर्णांकों की तुलना में भी प्रयुक्त होता है। अतः दोनों पूर्णांकों में जो संख्या रेखा के दाहिनी ओर होती है वह अपने बाएं के पूर्णांक से बड़ी होती है। जैसे देखिए अब यहाँ पर संख्या रेखा आपको दिया हुआ है ना, जो दाहिने, जैसे ऋण 1 से बड़ा 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये दाहिने ओर है। अब देखिए 0 पर मतलब कुछ नहीं है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन यह ऋण 1 है मतलब कम होगा यह। अब जैसे यहाँ पे अब ऋण 3 की तुलना करेंगे इससे, तो इसके ऋण 3 से ये जो भी इधर दाहिने मिला वो सब इससे बड़ा है ऋण 3 से। और ये कितना, अब इधर यहाँ पर अगर हम ऋण 4 लिख दें तो ऋण 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है स्मरण बिंदु, स्मरण रखिए, मतलब हमको याद रखना है इस चीज़ को ना कि प्रत्येक धन पूर्णांक में समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। जैसे जो भी धनात्मक संख्या होती हैं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, ये तो जाहिर सी बात है कि सभी बड़ी होंगी, ठीक है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। जैसे 0 हो गया, जो धनात्मक संख्या है उनके बाईं ओर आ रहा है ना, धनात्मक संख्याओं के बाईं ओर आ रहे थे, ये सबसे छोटा हो गया, है ना। चलिए, लेकिन 0 प्रत्येक ऋण से बड़ा पूर्णांक होता है। देखिए यहाँ से ऋणात्मक शुरू होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, है ना। तो देखिए यह जैसे इसकी बात हो गया 0 की, तो अब इधर से यह दाहिने है ना, इन सब संख्याओं ऋणात्मक संख्याओं से दाहिने है, तो ये क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, प्रत्येक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उससे छोटा बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे
पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। कह रहा है ना कि जैसे देखिए अब 5 3 में 5 बड़ा है, ठीक है, अब 5 3 में 5 बड़ा है तो इसकी तरफ चिड़िया का मुँह है, लेकिन अभी ऋण में लग जाए, है ना, ऋणात्मक में लग जाए तो यह क्या हो जाएगा, अभी दोनों पर ऋण लग जाएगा। तो देखिए अब ऋण 3 बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, देखिए अब यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऋण 5 भी लिख दिया, ठीक है, ऋण 5 से देखिए 3 बड़ा है ना, यह दाहिने ओर है ना, यह ऋण 5 से यह अब बड़ा है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए यह 3 के यह दाहिने ओर है तो यह बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऋण 5 के यह दाहिने ओर है तो कितना, ऋण 3 बड़ा हो गया, ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि पूर्णांकों का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू, संख्या रेखा खींचिए, इस प्रकार पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। देखकर बताइए कि +6 से कितनी दूरी पर स्थित है, +6 शून्य से कितनी दूरी पर स्थित है, 6 दूरी पर स्थित है, 6 मात्रक, ठीक है, 6 मात्रक ही होगा। देखिए अगर यहाँ पर हमको चलिए इसी संख्या रेखा पर दिखा देते हैं, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा +6, तो देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 6 ना, 0 से कितना 6 मात्रक। अगर इसको हमको लिखना रहेगा तो लिख देंगे 6 मात्रक। मतलब आप मात्रक मतलब आप जैसे शून्य की दूरी आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं कि मीटर में ले रहे हैं कि जैसे ले रहे हैं उस हिसाब से उतनी उसकी दूरी हो जाएगी। चलिए ऋण 6 को शून्य से कितनी दूरी है, ऋण 6 की शून्य से कितनी दूरी है, तो यह दूरी कितना हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 6, तो इसका भी कितना हो जाएगा 6 मात्रक। बस चिन्ह का अंतर है, ये प्लस था, ये वाला 6 क्या है प्लस है, लेकिन यह माइनस है, लेकिन 6 मात्रक दोनों, ठीक है। अब आ जाते हैं उपरोक्त दूरियों में क्या संबंध है, दूरियाँ तो दोनों सेम है, दोनों दूरियों का परिणाम 6 है। देखिए 6 मात्रक दोनों है ना। इस प्रकार 6 को हम +6 और कितना ऋण 6 का निरपेक्ष मान या परिणाम कहेंगे। चलिए ऋण 6 के निरपेक्ष मान को, अब जैसे इसमें हम निरपेक्ष मान इसको निकाल दें, इसको जैसे जो भी 2 ऐसे लगा रहा है ना ये इसको कहते हैं निरपेक्ष मान, इसको इसी चिन्ह से दिखाते हैं। ऋण 6 और +6 का निरपेक्ष मान के निरपेक्ष मान को भी +6 और निरपेक्ष मान, ठीक है, से लिखते हैं। इसी प्रकार अब जैसे ऋण 6 का भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो धन 6 मिलेगा, मतलब जो भी 6 है, और यहाँ पे +6 का निरपेक्ष मान सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 8 का निरपेक्ष मान भी 8 और +8 का भी निरपेक्ष मान सिर्फ 8 मिलेगा, और ऋण 9 का भी निरपेक्ष मान सिर्फ 9 और ऋण कितना 9 का भी +9 का भी निरपेक्ष मान सिर्फ 9 मिला। चलिए 0 का निरपेक्ष मान सिर्फ 0 मिला, ठीक है। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है, चलिए भर देते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है ना कितना +11 है तो सिर्फ इसका 11 लिख दीजिए, निरपेक्ष मान निकाल दिए। ऋण 13 का निरपेक्ष मान कितना सिर्फ 13, ऋण 47 का निरपेक्ष मान कितना सिर्फ 47, और यह 12 का निरपेक्ष मान कितना सिर्फ 12, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, आगे हम लोग को अभ्यास 1 पे आ जाते हैं ना। चलिए हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम लोग अभ्यास को हल करेंगे ना। चलिए तो हम लिख देते हैं, हमको दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प है चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हम लोग को पहला प्रश्न यह दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले प्रश्न में दिया हुआ है 19 का देखिए विपरीत जो भी है 19 का कितना विपरीत यह हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, यही हो जाएगा ना ऋण 19। चलिए 23 का योगात्मक प्रतिलोम कितना ऋण 23, ठीक है, और कितना 25 का ऋण 25, 29 का ऋण 29। तो इसी प्रकार देखिए 7 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 7, 11 का योगात्मक प्रतिलोम कितना ऋण 11, ठीक है, और 12 का कितना 13 दिया हुआ है ना, 13 का यहाँ पर हो जाएगा ऋण 13। तो यहाँ पर देखिए 17 का ऋण 17, तो यहाँ पर ऋण 13 हमने भरा ना, +13 था और तो हमको ऋण 13 भरे, तो ये ऋण 13 वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना मतलब दूसरे प्रश्न में दूसरा हमको दिया हुआ है ऋण 7 का। देखिए ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पे धन 7 दिया हुआ है, ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है। 25 का ऋण 25 दिया हुआ है, देखिए ऋण 13 का धन 13 दिया हुआ है, 31 का ऋण 31 दिया हुआ है ना। अब आ जाते हैं 5 का तो ऋण 5 का ऋण 5 दिया हुआ है, विपरीत दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऋण 8 का धन 8 दिया हुआ है, ये तो ठीक है। अब देखिए 11 का ऋण 11 तो दिया हुआ है, लेकिन देखिए ऋण 11 का धन 11 जो है धन 14 ना, ऋण 14 है तो धन 14 इसका नहीं दिया हुआ था, तो देख लेते हैं 14 यही बना तीसरा वाला। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं हल ना, लिख देते हैं यहाँ से। अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अभ्यास कितना 3 एक को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो पहला थी पहला काम हल किए तो हमको कौन सा ऑप्शन सही मिला, तो चलिए थर्ड ऑप्शन सही मिला ना। तो पहला का तीसरा था कितना ऋण 13, ये हम लोग का हल हो गया।
चलिए अब दूसरा वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा वाले को हम लोगों ने हल किया तो हम लोग को क्या मिला, देखिए हल, क्वेश्चन 2 को हमने हल किया तो इसका हम लोग को कौन सा सही मिला था, तीसरा वाला ना। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं तीसरा, कितना 14, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए आगे हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, समुद्र तल की ऊंचाई को धन मानिए, ठीक है। और कितना, ठीक है, मतलब ऊपर जाएंगे ना समुद्र तल से तो उसे धन लीजिए, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक लीजिए, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को इसी तरह अब इसको हम लोग लिख देते हैं हल। तीसरे वाले को हम लोग हल कर रहे हैं और तीसरे वाले में भी पहले को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला का क्या दिया हुआ है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 0 से नीचे। अच्छा नीचे के लिए हम लोग क्या आते हैं, ऋण 4 आते हैं ना, तो इसको लिख देंगे ऋण 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऋण 4 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे तापमान के लिए आगे जाते हैं हम लोग, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड हमको दिया हुआ है कि 7 कदम पूरब। अच्छा 7 कदम जब भी हम लोग पूरब जाते हैं दाहिने साइड के लिए धनात्मक लेते हैं, तो लिख दीजिए +7, ठीक है। चलिए पूरब भी लिख देते हैं, कितना +7 दिखा दिए। चल तीसरा कितना, अच्छा हानि हुई है ना, तीसरा वाला में लाभ के लिए धनात्मक दिखाते हैं, हानि के लिए ऋणात्मक दिखाते हैं, तो ऋण दिखा दीजिए। ऋण कितना रुपया है, कितना 3.28, ठीक है। ये हम लोग की हानि हो गई। चलिए इतना ही रहने देते हैं ना। अब चलिए चौथा में हम लोग आ जाते हैं। चौथा का जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। चौथा में हम लोग क्या दिखा देंगे, 14 मीटर पश्चिम कितना विस्थापन, देखिए पूरब के लिए धनात्मक, पश्चिम के लिए ऋणात्मक, ऋण कितना 18, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई। अच्छा 1000 मीटर की ऊंचाई ऊपर जा रहे हैं ना आप, तो इसको धनात्मक से दिखाइए। चलिए पांचवा को हम लिख देते हैं 1000 ना प्लस 1000 मीटर, ठीक है। ये ऊंचाई को हमने दिखा दिया। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिख दिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें ऋण, देखिए धन हमको दिया हुआ है ना। चलिए हम लिख देते हैं हल, इतना चौथे वाले को हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए उसमें भी पहला वाला को ना, तो देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या था कि इसमें हम इसका विपरीत जोड़ देंगे तो क्या आ जाता था, 0 आ जाता था ना। तो यही हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए धन 9 में क्या जोड़ देंगे, ऋण 9 जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर छोटा में हमको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर धन 9 है ना, इसमें क्या जोड़ देंगे, धन 9 में प्लस ऋण 9 जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा ना। देखिए प्लस माइनस कितना होता है, -9, यहाँ पे +9 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9 में से 9 घट जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। तो हम लोग कितना इसमें धन 9 में बस विपरीत चिन्ह लगा कर लिख दीजिए, ठीक है। धन 9 है, इसका कितना हो जाएगा, ऋण 9 जोड़ देंगे इसमें ना, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। चलिए अब सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है, पहला वाला हमने हल कर दिया। अब सेकंड वाला में कितना, ऋण 21 का कितना हो जाएगा, +21, ठीक है। प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वाला हमको दिया है +39, तो इसका क्या हो जाएगा, -39, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग कितना, चौथे नंबर पे। चौथा दिया हुआ है ऋण 41, इसका लगा दीजिए +41, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना, पाँचवा पे। तो पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है +91, तो इसका कितना, -91। ये हो गया हम लोग का हल। चलिए आ जाते हैं पाँचवा प्रश्न पे। तो हम लोग को पाँचवा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि संख्या रेखा उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। चलिए संख्या रेखा हमको बनाना है और क्या करना है, सभी ऋणात्मक 9 तक सबको प्रदर्शित करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग पाँचवा लिख देते हैं ना। चलिए पाँचवा हल, पाँचवा वाले को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, देख रहे हैं ना कहाँ तक ले जाना है हम लोग को, ऋण 9 तक ले जाना है और धन 7 तक ले जाना है ना, ऋण 9 और धन 7। तो चलिए हम इसको यहीं पर बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आ पाएगा कि नहीं, 7 दूना 14, 15 16 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नीला पेन से इसको बनाते हैं।
चलिए ये बन गया ना, यहाँ पर भी हम तीर लगा देते हैं और इधर भी तीर लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, और हम लोग को दिया हुआ है कि मतलब निम्नलिखित पूर्णांक को कितना ऋण 9 तक हमको ले जाना है, तो ऋण वाला ज़्यादा लेना है, 7 वाला कम ना, तो पहले हम 7 वाले को ही बना देते हैं। देखिए 7 तक बना लेते हैं धनात्मक में, ठीक है, बाकी जो बचेगा ऋणात्मक बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 7 तक ना, चलिए ठीक है। यहाँ पर हम लोग का शून्य हो जाएगा, यहाँ पर हम शून्य लिख देते हैं पहले से, ठीक है। शून्य हो गया, हम लोग का धनात्मक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 हो गया ना। चलिए अब बाकी हम लोग इधर लगा लेते हैं ऋणात्मक ना, बस 1 1 सेंटीमीटर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस 1 1 सेंटीमीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं हो जाएगा कि नहीं। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे कितना 0 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पे +2 +3, यहाँ पे हो जाएगा +4, और इसका आप कितना +5 +6, यहाँ पे +7, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, चलिए -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे कितना -4, यहाँ पे हो जाएगा -5, फिर -6, यहाँ पे हो गया -7, यहाँ पे -8, यहाँ पे हो गया -9। चलिए यहाँ पे चलिए -10 तक ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो उसको भी दिखाना है, देखिए अब +4 का अब हमको कहाँ मिलेगा, चलिए क वाले का उत्तर कहाँ मिलेगा, क वाले के लिए यहाँ पर हो जाएगा +4, तो +4 हमको क यहाँ पर मिलेगा ना। तो चलिए यहाँ पर क हम लिख देते हैं, क वाले के लिए यह बिंदु हमको मिला, ठीक है, यह बिंदु। चलिए अब ख वाले की कितना ऋण 9 ना, तो ऋण 9 हमको कहाँ पर मिला है, यहाँ पे ना, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना कितना ख ना, यहीं पर बिंदु हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो और कितना +7 है ना, तो ग वाले के लिए +7, तो +7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बना देते हैं ग, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं घ पे दिया हुआ है ऋण 3, तो यहाँ पे 0 और ऋण 3 यहाँ पर हम लोगों को मिला, तो ऋण 3 के लिए कितना घ, ठीक है। और अंग्या पे कितना ऋण 6, तो ऋण 6 यहाँ पर हम लोग को मिला, तो ऋण 6 कितना अंग्या, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने सभी बिंदुओं को दिखा दिया। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे ना। आगे हम लोग को दिया हुआ है कितना पूर्णांकों दिया हुआ है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, हमको दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा में धनात्मक तथा नीचे की दिशा में ऋणात्मक माना जाए, प्रासंगिक, ठीक है, संख्या रेखा को देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हम लोग को यह चित्र दे दिया गया है और इसमें से देख कर हम लोग को उत्तर बताना है। देखिए ए के लिए बिंदु 7 है और बी के लिए कौन सा बिंदु है, चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हल, कौन सा क्वेश्चन 6 हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी पहला हल करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग को दिया हुआ है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, अब हमको दिया हुआ है ना ए के लिए प्लस एक बिंदु +7 है। चलिए यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सही बात है, +7 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन और -7 पे कौन सा बिंदु -7 पे है, चलिए यहाँ पर 0 हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए -7 1 2 3 4 5 6 7 पे ही है। एक बार और गिन लेते हैं, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना है ई बिंदु ना है, ई बिंदु हम लोग को मिला, तो ये मिला ई बिंदु, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक फर्स्ट सेकंड नहीं है, क वाला है, ठीक है, क है, यह ख है, ख में हम लोग को क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, और हम लोग का कितना हो गया, चलिए ख वाला में दिया हुआ है बिंदु बी के लिए किस पूर्णांक से निरूपित किया गया है ना। चलिए बिंदु बी को पहले देखते कहाँ पर है, यहाँ पर है ना बिंदु बी, तो चलिए कितना ऋण 1 ऋण 2, क्योंकि ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक,
तो हम लोग को दिया हुआ है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो यहाँ पे लिए कितना, ऋण 3, ठीक है। बिंदु बी के लिए कितना है, ऋण 3 है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, ग वाले पे। तो ग वाला हम लोग को दिया हुआ है, ग दिया है किसके लिए, ग बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। विपरीत मतलब इसके ठीक विपरीत में क्या है, बिंदु बी का ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 पे मिला था, तो धन 3 पे जाइए, यहाँ पे 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 3 पे हमको कौन सा मिला है, बिंदु सी मिल रहा है। तो इसको लिख दीजिए कितना, बिंदु सी, या सी बिंदु मिला, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं किसको, घ वाले को। घ वाले के लिए क्या है हम लोग को, देखिए बिंदु डी के और यल के लिए निरूपित पूर्णांक क्या है। तो चलिए बिंदु डी के लिए क्या है हम लोग बताते हैं। देखिए बिंदु डी है कहाँ पे, देखिए यहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर धनात्मक में है, तो हम लोग दिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिख देते हैं बिंदु कितना, डी के लिए कितना, धन 5, कामा बिंदु कितना, अब के है ना, बिंदु के लिए कितना, के कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ पर ऋण 5 है इसके लिए। देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, के लिए कितना, ऋण 5, ठीक है। तथा बिंदु यल के लिए, अब यल कहाँ पर है इसको देखेंगे, यल है यहाँ पे ना, +7 के एक नीचे है तो 6 हो जाएगा, प्लस से देखिए यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तथा बिंदु यल के लिए +6 है, ठीक है। इसी से हम इसको दिखाया गया है पूर्णांकों से। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, न्य पे ना, ड पे। ये हमको दिया हुआ है कि कितना, बिंदु डी के और यल के विपरीतों को बताइए। बिंदु कितना डी और फिर कितना, बिंदु डी के और यल के विपरीतों को बताइए। चलिए बिंदु डी है, बिंदु डी का विपरीत कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना पर है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पर था ना, +5 पे। तो बिंदु डी के लिए +5 पर -5 पे जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका विपरीत कितना हो जाएगा, -5। चलिए के का लिए, के का कितना हो जाएगा, यहाँ पर -5 पर है तो के लिए डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और कितना, यल के लिए, थोड़ा यल के लिए देखते हैं। यल के लिए कितना हो जाएगा, +6, तो इसके लिए -6 यम कौन होगा, यम होगा, ठीक है। तो हम इसको बस लिख लेते हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं बिंदु कितना, डी का विपरीत कितना, बिंदु कौन है, बिंदु के है, कामा बिंदु और कौन सा था, बिंदु के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए। देखिए के का ऋण 5 है और इसका कितना है, डी के लिए धन 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो बिंदु के का विपरीत बिंदु डी है, तथा बिंदु यल का विपरीत बिंदु ना, बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु यल का विपरीत हमने क्या बताया, यल देखिए +6 पर है, तो यहाँ पे -6 पर कितना है, यम है, तो ये जाएगा यम है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, चलिए ये समाप्त हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 7वां पे ना, तो लिख लेते हैं इसको भी कितना, हल। अब 7वां प्रश्न को हल कर लिया जाए, ठीक है। तो यह इसका हम लोग को दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है ना, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। इन दोनों के ऋण 2 और कितना +3 के बीच का क्या आएगा, 0 से 6 के बीच में क्या आएगा, इस सब के बीच में पूछ रहा है ना क्या क्या आएगा, कि सभी पूर्णांक लिखना है। चलिए तो हम लिखते हैं ना कितना, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कितना, ऋण 2, इसमें भी क ख ग है ना। तो चलिए पहले क को लिखते हैं हम लोग, है ना।
तो ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि ऋण 2 और कितना धन 3 के लिख देते हैं बीच के पूर्णांक क्रमशः कौन कौन है। देखिए ऋण और देखिए ऋण 2 और धन 3 के बीच में पूछा है ना, तो ऋण 2 और धन 3 के बीच में क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिलेगा, चलिए यहाँ पर हमने लिखा था, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। देखिए ऋण 2 है, ऋण 2 और धन 3, ऋण 2 और धन 3 है ना, इसके बीच में क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, ऋण 1 0 और कितना 1 2, यही मिलेगा। तो हम इसको लिख देते हैं क्रमशः कितना, ऋण 1 और कितना कामा 0 कामा 1 कामा 2, बस यही हो जाएगा, 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तो है, बस यही हो गया। चलिए अब आ जाते हैं ख पे। ख पे देखिए किसको किसको बीच में पूछा है कि कितना 0 और 6 ना, तो लिख देते हैं 0 और 6 ना, 6 के बीच के पूर्णांक क्रमशः कितना, 0 और 6 के बीच में क्या मिलेगा हम लोग को, चलिए लिख देते हैं। 0 के बाद कितना 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 को नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच से पूछा है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कितना ख पे, ख के बाद आ जाते हैं हम लोग ग पे, ठीक है। तो ग हम लोग को दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा इसको हम मोड़ देते हैं ना, ताकि आप लोग को बार बार दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग पे आ जाते हैं। तो हम लोग को ग दिया हुआ है, ग हम लोग को दिया हुआ है कि कितना ऋण 4 और कितना 4 के बीच में ना, तो हम लिख देते हैं ऋण 4 और 4 के बीच के पूर्णांक क्रमशः कौन कौन हो जाएगा। ऋण 4 के बाद कितना ऋण 3 मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा आपको, ऋण 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4 को नहीं लेंगे, बस इतना ही मिलेगा, हैं लिख दीजिए, ठीक है, इतना ही मिलेगा। आ जाते हैं घ पे। घ हम लोग को दिया हुआ है, घ दिया हुआ है ना कि यहाँ तक हो गया है ना, ऋण कितना ऋण 5 और धन 2, तो लिख देते हैं ऋण 5 और धन 2 के बीच के पूर्णांक क्रमशः कौन सा हम लोग को दिया हुआ है ऋण 5 है ना, तो ऋण 5 के बाद क्या मिलेगा ऋण 4, फिर कितना ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 0 1 2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं कितना, यहाँ तक हो गया ना, ड़ पे आ जाते हैं। दिया हुआ है ऋण 3 और धन 5, ऋण 3 और धन 5 के बीच के पूर्णांक क्रमशः क्या क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, क्रमशः क्या क्या, ठीक है। तो ऋण 3 के बाद कितना ऋण 2 मिलेगा, फिर कितना ऋण 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 2 3 4 हैं, बस ना, 5 नहीं लेंगे, ठीक है। अंग्या के बाद भी है च को ले लेते हैं। च हमको दिया हुआ है कितना ऋण 8 और धन 4 दिया हुआ है ना, तो लिख देते हैं ऋण 8 और धन 4 के बीच के पूर्णांक क्रमशः कौन कौन हो जाएगा। ऋण 8 के बाद ऋण 7, ऋण 6 और कितना ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 0 1 2 3, बस है ना, इतना ही लेंगे, है ठीक है, इतना ही होगा क्योंकि 4 को नहीं ले सकते ना। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा हमको दिया हुआ है, ठीक है, 0 से सभी धनात्मक संख्या लिखा गया है 9 तक और सभी ऋणात्मक संख्या लिखा है 5 तक, ठीक है। इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। चलिए हम क वाला लिख देते हैं,
हमको देखिए क दिया हुआ है, क ना, क हमको दिया हुआ है कि बोल रहा है कि लिखिए कितना 2 और 5 ना, तो लिख देते हैं 2 और 5 के बीच के पूर्णांक ना। देखिए 2 और 5 के बीच के हमको पूर्णांक लिखना है, लेकिन किसमें, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटा लिखिए फिर बड़ा लिखिए। तो 2 के बाद क्या आता है 3, फिर आएगा 4 और 5 के बीच में लिखना है ना, बस 3 ही 4 होगा। हैं देखिए बढ़ते क्रम में 3 के बाद बढ़ा ना 4, 2 के बाद 3, फिर 4 और 5, ये चलिए 2 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कितना 2 और कितना 5 के बीच में, हमको 5 के बीच में लिखना है तो कितना 3 और 4 ही बना। ठीक है, चलिए ख वाला कितना ऋण 4 से 0। देखिए अब इसका हम दिखाते हैं। देखिए ऋण 4 है यह मिला हम लोग को, ऋण 4 या और कितना 0 यह, तो ऋण 4 और 0 के बीच में, ऋण 4 और 0 के बीच में क्या मिला ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1। अब बढ़ते क्रम में ऐसे ही है। ठीक है, यह बढ़ा तो यह इतना बना, ठीक, क्योंकि देखिए यह दाहिने वाला बड़ा ही होता है, यह बढ़ेगा तो यह, फिर ये बढ़ेगा तो यह, तो जैसे है वैसे लिख लीजिए, यही बड़ा क्रम में। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग ख ना, कितना है ऋण 4 और 0 ना। चलिए ख है कितना ऋण 4 और 0 के बीच के पूर्णांक क्या बनेगा, ऋण 4 के बाद कितना ऋण 3, फिर कितना ऋण 2 और कितना फिर ऋण 1। चलिए 0 को नहीं लिखेंगे, यही है बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ग पे। ग हम लोग को दिया हुआ है, ग कितना दिया हुआ है 3 8 है ना। चलिए तो लिख देते हैं 3 8, 3 और 8 के बीच के पूर्णांक, बीच के पूर्णांक। ठीक है, तो 3 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा, 3 के बाद कितना 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, बस करेंगे है ना। ये सब बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं घ पे। तो घ हम लोग को दिया हुआ है, घ हमको दिया हुआ है कितना 0 4 ना, तो हम लिखते हैं घ कितना 0 और 4 के बीच के पूर्णांक ना। देखिए 0 और 4 के बीच के में क्या पूर्णांक हो जाएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बस करेंगे है ना, बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। चलिए घ हो गया। अब आ जाते हैं अंग्या पे। अंग्या हमको दिया हुआ है ऋण 5 और ऋण 2, तो लिखते हैं ऋण 5 और ऋण 2 के बीच के पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए ऋण 5 के बाद कितना, ऋण 5 के बाद ऋण 4 और फिर ऋण 3 और बस 2 ही मिलेगा, ऋण 4 और ऋण 3, ये बढ़ते क्रम में है। कितना मिला हम लोग को ऋण 4 और कितना कामा ऋण 3, बस है ना। चलिए अब आ जाते हैं कितना चौ पे, ऋण के बाद आ जाते हैं चौ पे। चौ हम लोग को दिया हुआ है कि कितना ऋण 1 और कितना 4 ना, तो लिख देते हैं ऋण 1 और 4 ना, 4 के बीच के पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऋण 1 और 4 के बीच में क्या कौन कौन पूर्णांक है। देखिए ऋण 1 यहाँ पर है ना, और 4 तक चले जाइए, 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पर ना, तो देखिए 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 और 3, तो मिला हम लोग को 0 1 2 3, बस इतना ही लेंगे, है 4 नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किस में, ये हम लोग का 6 तक ये वाला 8 खत्म ना। अब आ जाते हैं 9 पर। 9 दिया निम्नलिखित के नाम मान लिखिए ना, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग हल। क्वेश्चन अब 9 को हल करने वाले हैं। 9 में किसको क का हल करेंगे, तो देखिए सबका निरपेक्ष मान निकालना है। ऋण 13 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 13 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा, सिर्फ 12। ऋण 37 का कितना सिर्फ 37 ना। चलिए इसको बस लिख लेते हैं, क को कितना हम लिख देते हैं ऋण 13 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 13। ठीक है, और हमको जो संख्या दिया गया है लिख लेते हैं ना। चलिए ख में हमको कितना दिया हुआ है 12 ना,
चल लिख लेते हैं कितना, 12 का निरपेक्ष मान कितना, सिर्फ 12 हो जाएगा। चलिए ग का क्या हो जाएगा, ऋण 37 है ना, ऋण 37 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 37। ठीक है, अब आ जाते हैं घ पे। घ हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा जीरो का अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था, जीरो का था सिर्फ जीरो, है ना, जीरो का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, शून्य। चलिए अंग यहाँ पे आ जाते हैं, ऋण 47 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 47 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना, चौ पे। चौ दिया हुआ है हमको 121 ना, मतलब 101 दिया हुआ है, सिर्फ 101 का निरपेक्ष कितना हो जाएगा, 101 सिर्फ हो जाएगा। 101 का निरपेक्ष मान कितना, 101 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए हम क्वेश्चन 10 पे। तो क्वेश्चन 10 हम लोग को दिया हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य की पहचान करके लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य हमको बताना है। ठीक है, आ जाते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको कर देते हैं थोड़ा ऊपर, हल ना। अब हम लोग 10वां कॉल करने वाले हैं। 10वां में भी क को सबको बता देंगे कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, तो देखिए शून्य सबसे छोटा पूर्णांक होता है, शून्य सबसे छोटा पूर्णांक, मतलब सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि सबसे छोटा हम बता ही नहीं सकते पूर्णांक में, क्योंकि पूर्णांक में देखिए ये देखिए शून्य सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इससे छोटा भी ऋण एक है, इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा है, बहुत सारा सबसे छोटा हम बता ही नहीं सकते कौन सबसे छोटा है ना। जैसे इस धनात्मक संख्या में हम सबसे बड़ा बता नहीं सकते कौन संख्या है, उसमें एक जोड़ देंगे तो और संख्या आ जाएगी। उससे ऋणात्मक संख्याओं में कौन है, कौन सबसे छोटा है, ये हम बता नहीं सकते। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, यह बात असत्य है। ठीक है, असत्य है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ख पे। तो ख हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, कि शून्य का विपरीत नहीं होता। देखिए हम जानते हैं कि जाहिर सी बात है शून्य का कोई विपरीत नहीं होता। देखिए धनात्मक कोई संख्या रहेगा तो उसका ऋणात्मक कोई न कोई विपरीत मिलता है, लेकिन सिर्फ इसका शून्य की बात करी जाए तो धनात्मक कोई रहेगा तो ऋणात्मक, लेकिन शून्य का विपरीत कोई नहीं होता। तो ठीक है, यह सत्य बात लिखा हुआ है, सत्य होगा। ठीक है, अब आ जाते देखिए ऋण 17 बड़ा है और ऋण 5 छोटा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऋण 17 जो है वो अधिक हो गया, क्योंकि इस पर अधिक, चलिए हम ग लिख देते हैं, ग वाला। देखिए ऋण 17 में मतलब ना ये बहुत ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया। जो जितना ऋणात्मक होता है वह छोटा होता है, और जो दाहिने देखिए यह बाएं साइड आएगा ना, ऋण ऋण जो बड़ा ऋण है वो इधर आएगा, ऋण 17 इधर आएगा, लेकिन ऋण 5 पहले आ जा रहा है ना, तो यह बड़ा होगा। इसको इधर का चिड़िया का मुंह इधर होना चाहिए था, मतलब खुला इधर होना चाहिए था, 5 बड़ा होना चाहिए था, तो ये हो गया असत्य। ठीक है, अब आ जाते हैं घ पे। घ दिया हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, तो सत्य है ना। जैसे अब धन यहाँ पर 2 ही ले लें, चलिए यहाँ पर ले लीजिए 2 ले लीजिए, 2 का धनात्मक देखिए ये अपने योगात्मक प्रतिलोम से तो बड़ा ही होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर 2 है तो ऋण 2 से तो बड़ा ही होगा ना, तो ये सत्य बात लिखा हुआ है, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी ही रहेगी। ये तो सही है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये गलत बात है। देखिए ये जो है ड वाला, अब हम ड को ले लें, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें ऋण 5। ऋण 5 ऋणात्मक पूर्णांक है, ये इसका योगात्मक पूर्णांक कितना होगा, वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, योगात्मक प्रतिलोम, मतलब ऋण 5 का कितना धन 5 हो जाएगा ना, योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 का धन 5, तो ये धन 5 से यह बड़ा थोड़ी नहीं होगा, ऋणात्मक बड़ा ना होगा, नहीं होगा ना, क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ बड़ा, तो ये हो गया असत्य। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे हम लोग को दिया हुआ है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो गलत बात है, क्योंकि शून्य तो रहेगा ही, है ना। चलो लिख देते हैं, क्योंकि शून्य रहेगा ही पूर्णांक, पूर्णांक में शून्य समेत होता है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो असत्य हो गया। ठीक है, आ जाते हैं 6 पे। 6 दिया हुआ है 6 कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य
है। चलिए ये भी बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का प्रतिलोम कितना, शून्य ही होगा अगर उसका प्रतिलोम लेंगे तो, ठीक है, वो स्वयं का होगा। या चलिए सत्य लिख देते हैं इसको। इस प्रकार आपका पूरा प्रश्नावली हल हो गया, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए।